हेलो क्लास 12 वालों, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है, वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल, राइट। और ये हमारा दूसरा दिन है, राइट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ईयू। आज हम लोग बात करेंगे यूरोपियन यूनियन का। क्या बात करेंगे? यूरोपियन यूनियन का। ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये क्या है, इसके बारे में जो है आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है ये क्या है। ये भी एक तरीके का जो है सार्क की तरह ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए काम करता है, राइट। सबसे पहले बात आता है कि जो यूरोपियन यूनियन है, ये बेसिकली क्या है? यूरोप का यूरोप का जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एक क्षेत्रीय संगठन है, जैसे कि सार्क है, आसियन है, ये तमाम देशों की तरह जो है ये भी एक क्या है? यूरोपियन संघ है, जो यूरोप के देशों के लिए क्या करता है? बनाया गया है, और यूरोप के देशों के लिए क्या करता है? कामकाज करता है। सो यूरोपियन यूनियन का ये जो बात है, इसका निर्माण जो है 1993 में हुआ। यानी यूरोपियन यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस प्रॉपरली इन 1993। 1993 में क्या होता है कि यूरोपियन संघ का निर्माण पूरा हुआ। यानी ये पूरा तरीके से बनकर कब तैयार होता है? 1993 में। ये यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर क्या करता है कि कोई इंप्रूवमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया है दुनिया के बहुत सारे देशों का, राइट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। इसीलिए यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का इकोनॉमिक में, यानी आर्थिक संगठन में सबसे बड़ा संगठन है यूरोपियन यूनियन। वहीं पे देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया में और भी बहुत सारा क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, आसियन, एयू, बहुत तरीके का है। लेकिन उन सभी में जो है सबसे बेहतरीन तरीके का अगर कोई काम करता है, सबसे प्रभावशाली, सबको प्रभावित किया है अपने काम से, राइट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। अब बात करते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन जो है ये बेसिकली क्या है? यूरोप के देशों के द्वारा बनाया गया क्या है? एक संगठन है। यानी यूरोपियन यूनियन जो है इज एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द यूरोपियन कंट्री फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ये यूरोपियन यूनियन का मेन बनने का जो मकसद है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी यूरोप में जो है यूरोप के देशों का आर्थिक विकास, इसीलिए जो है ये यूरोपियन यूनियन को जो है बनाया गया। आगे का अगर बात किया जाए तो यूरोपियन यूनियन बना 1993 में, लेकिन एक इसका लंबा ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये बनकर 1993 में जरूर तैयार होता है, लेकिन एक इसका लंबा जो है प्रोसेस है। उसको हम लोग समझते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन जो बनकर 1993 में तैयार हुआ, ये कैसे बनकर तैयार होगा? अचानक तो बनकर तैयार हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले बात आता है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी इवोल्यूशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो देखो, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को बनाना और इसका आइडिया जो है स्टार्ट हुआ कब? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। यानी 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद से ही क्या होता है, इसको बनाने का जो है और यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जो यूरोपियन यूनियन को जो है, यानी बहुत सारे ऐसे भी मतलब स्टेट्समैन हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं
जो पूरे यूरोप को यूनाइट करने का सपना देखे हैं, यानी पूरे यूरोप को जो है यूनाइट किया जाए, एक कर लिया जाए। इसका सपना बिस्मार्क के द्वारा भी देखा गया था, एक यूरोप का बहुत बड़ा स्टेट्समैन था। उसके बाद हिटलर का भी द्वारा देखा गया था, हिटलर का भी सपना था कि पूरे यूरोप को जीत लेंगे, है ना। उसके बाद नेपोलियन का भी सपना था, मुसोलिनी का भी सपना था, है ना। तो बिस्मार्क का भी सपना था। ये तमाम स्टेट्समैन का जो है सपना है। बाद में इस देश के रहने वाले जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका भी कहना था कि इस सपना को हम लोग साकार करेंगे। तो सपना को साकार करने का बात आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होता यह है कि यूरोप का देश ज्यादातर तो एलाइड पावर के तरफ था, और कुछ देश इटली और जर्मनी ये एक्सिस पावर के तरफ थे। और हालांकि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर जो है वो पूरे तरीके से डिफीटेड हो जाता है। बट साथ ही साथ जो यूरोपियन थे, यानी एलाइड पावर के साथ थे, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, ये तमाम जितने भी देश थे, उनका भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब जाहिर सा बात है, युद्ध हो रहा है तो आपका भी बम बारूद खर्चा होगा, आपका भी इकोनॉमी थोड़ा बहुत क्या होगा, डगमगाएगा। तो यूरोप का भी इकोनॉमी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है, और काफी ज्यादा क्या होता है, मतलब इनस्टेबिलिटी, काफी ज्यादा स्टारवेशन और हंगरनेस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर आ जाता है। यानी सही भाषा में कहा जाए तो यूरोप का आर्थिक तरीके से क्या होता है, पतन हो गया था। तो एक बार फिर से यूरोप के इकोनॉमी, यानी यूरोप के देशों के इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट, फिर से जो है बिल्ड किया जाए, इसके लिए जो है बहुत सारे देश के स्टेट्समैन जो है सोच रहे थे कि इसको कैसे किया जाए। तभी जो है फ्रांस का एक फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम है, फ्रांस के दो लोग, एक का नाम है जीन मोनेट, और एक का नाम है रॉबर्ट सुमेन। जीन मोनेट एंड रॉबर्ट सुमेन, ये दो लोग हैं जो इस यूरोपियन यूनियन का जो है निर्माता कहा जाता है। इनको कहा जाता है पायनियर पर्सन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इनको कहा जाता है ब्रेन चाइल्ड ऑफ द आइडिया ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी इस यूरोप के सभी देशों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, जहां पे हर एक देश एक दूसरे देश से जो है आसानी से व्यापार कर सकता है, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, बिना कोई बैरियर के। यूरोप का एक देश यूरोप के दूसरे देश में जा सकता है, व्यापार कर सकता है फ्री तरीके से, बिना किसी भी तरीके का रुकावट का। मतलब एक कॉमन मार्केट, एक कॉमन स्पेस बनाने का जो है आइडिया इन्हीं दो लोगों के द्वारा जो है दिया गया सबसे पहले। एक का नाम था जीन मोनेट और एक का नाम था रॉबर्ट सुचमेन। ये दोनों ही क्या थे, फ्रेंच के स्टेट्समैन थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, स्टेट्समैन थे, और इन्होंने जो है ये आइडिया दिया। लेकिन उस टाइम पे जो है ये पूरा यूरोपियन यूनियन के रूप में नहीं आया। ये लोग इस आइडिया को क्या करते हैं, 1950 में क्या करते हैं, 1950 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यूरोप का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उस समय टोटल जो है 6 देश मिलकर जो है क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है यूरोप के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ECSC। ई का मतलब होता है यूरोपियन, सी को मतलब होता है कोल, एंड एस का मतलब होता है स्टील, और सी का मतलब होता है कम्युनिटी, यानी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी नाम का एक संगठन जो है 1950 में ये 6 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, उस समय यूरोप का आर्थिक नुकसान हो चुका था वर्ल्ड वॉर के कारण, तो उसकी भरपाई के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करना था। यानी जो नुकसान हुआ था, अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा था, उसको पुनः जो है उसका विकास करना है। तो इसके लिए बोला गया कि भाई इंडस्ट्री अच्छा चलना चाहिए,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तभी अच्छा होगा जब हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है, रिसोर्सेस होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, वो चाहिए। तो बोला गया कौन सा रॉ मटेरियल्स, तो बोला पहला होता है कोल, जो क्या करेगा, इंडस्ट्री को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद होता है स्टील, स्टील इस्पात, ये दोनों से ही दीज आर द टू मेन आइटम ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी किसी भी उद्योग धंधा करने के लिए आपको कोयला चाहिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और स्टील चाहिए नया नया चीज को बनाने के लिए। तभी तो क्या होगा, इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्शन होगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आर्थिक यानी इकोनॉमी को उतना ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1950 में कोल एंड स्टील कम्युनिटी, कोल एंड स्टील को यूरोप के 6 देश को प्रोवाइड करने के लिए एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक इसके बाद 1950 में जब ये बन गया तो इसका मेन काम क्या था, ECSC का 3 काम था। पहला काम था कि टू ब्रिंग द कोल एंड स्टील फॉर दिस 6 कंट्री, ये जो 6 देश जो मिलकर ECSC बनाए हैं, उन 6 देशों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोल और स्टील मुहैया करवाना, उनको देना, राइट, इक्वली सभी को देना। उसके बाद दूसरा इसका काम क्या था, दूसरा काम इसका था कि एक यूनिफाइड रेट सेट करना फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी जो यूरोप में 6 देशों में जो 6 देशों के जो मार्केट में जो सामान बिकेगा या जो सामान खरीदा जाएगा उसका दाम एक ही होना चाहिए। अलग अलग देश में अलग अलग दाम एक ही प्रोडक्ट का नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, 6 देशों का आर्थिक विकास होगा। समझ में आया। तीसरा चीज है कि टू कंट्रोल द 6 इंडस्ट्री, इन 6 देशों के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका देख रेख करना और उसका इंप्रूवमेंट का काम करना। सो ये ECSC बनाया गया। बाद में ये ECSC क्या करता है, इस कोल एंड स्टील कम्युनिटी को और बेहतर और ज्यादा यूरोप को जो है यानी कि इंटीग्रेट करने के लिए, एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए ये सोचता है कि भाई हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 6 देशों में जाकर आसानी से, लेकिन इसके लिए तो क्या चाहिए, डिफेंस चाहिए, जो क्या करे हमारा किसी भी तरीके से गलत व्यापार ना हो और किसी भी देश में जाकर किसी भी तरीके से कोई मिस एक्टिविटी ना हो, राइट, कोई बम ब्लास्ट ना हो, है ना, किसी तरीके का दंगा ना हो। हाँ, ये सब चीज को ध्यान में रखने के लिए 1952 में क्या होता है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ये क्या करता है, 1952 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसका नाम है यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी। क्या नाम है, यूरोपियन डिफेंस कमांड। ये बनाता है यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी। इसका काम था कि ये 6 देशों के, इस 6 देशों का सुरक्षा करना बाहरी देशों से जो इस ECSC के मेंबर नहीं है। यानी ECSC 6 देशों के द्वारा बनाया गया था, जो 6 देशों के बॉर्डर को सुरक्षा रखने के लिए एक कॉमन डिफेंस फोर्स हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे इन 6 देशों के टेरिटरी को किसी बाहरी देशों से बचाया जा सके। हाँ, तो EDC बनाया गया, यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी। लेकिन ये क्या हुआ, फेल हो गया। फेल हो गया का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू द डिफरेंस ओपिनियन ऑफ द फ्रांस एंड UK, दिस न्यू प्रोग्राम एंड न्यू डिफेंस कम्युनिटी वाज फेल। यानी ये क्या करता है, बनाया तो गया लेकिन बाद में इसको क्या किया गया,
खत्म कर दिया गया, यानी इसको वापस ले लिया गया, क्योंकि बहुत सारा इसके ऊपर जो है वाद विवाद आने लगा कि ये तो हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है। बहुत सारे देश कहते थे कि क्यों हमारा सभी देश का अपना मिलिट्री है, कोई जरूरी नहीं है कि एक डिफेंस होना चाहिए, कॉमन डिफेंस होना चाहिए 6 देशों का। ये जो है हमारे संप्रभुता के खिलाफ है, संप्रभुता को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक इसके बाद जो है 1952 में ये फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। क्या बनाया गया? ईपीसी। इसका नाम है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये जो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाया गया, इसका भी मेन मकसद था कि दुनिया के जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस 6 देशों के, वो 6 देशों का पॉलिटिकल लीडर्स का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जहां पे ये 6 देश के लोग आए और राजनीतिक मतलब वो पब्लिक पॉलिसी बना सके इन 6 देशों के लिए, यानी वो पॉलिटिकल पॉलिसी बना सके, पब्लिक पॉलिसी बना सके, कोई पॉलिसी नया ला सके इस 6 देशों के सारे राजनेता यहाँ पे बैठ के, तो उसको बोला गया यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसको भी जो है डिफरेंस ओपिनियन आने के कारण और डिफरेंट वाद विवाद होने के कारण ये भी सफल नहीं हुआ, यानी इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली 1957 में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन को बनाने को लेकर जो है एक ट्रीटी साइन होता है, एक संधि साइन होता है। ये 6 देश मिलकर क्या करते हैं, एक संधि साइन करते हैं, यूरोपियन यूनियन को पूरे यूरोप के देशों में फैलाना और एक वाइडर और पूरे यूरोप को इंटीग्रेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक वो ट्रीटी करते। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ रोम। क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ रोम। और ये जो ट्रीटी ऑफ रोम का जो संधि होता है, इस संधि का मेन मकसद था यूरोपियन यूनियन, यानी कि ये जो ईसीएससी था, ईसीएससी चाहता था कि पूरे यूरोप के देश इस संघ का क्या बने, यूरोपियन यूनियन को बनाने में सहायता दे। तब जाकर ही तो ये एक सपना पूरा हो जाएगा कि पूरा गोटा यूरोप एक मार्केट है, एक सिंगल मार्केट है, जहां पे यूरोप का कोई भी देश किसी दूसरे देश में जा सकता है, व्यापार कर सकता है, राइट, फ्री तरीके से, बिना कोई बैरियर का और बिना कोई पाबंदी का। तो इसके लिए 1957 में रोम की संधि होती है। और ये संधि क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशन was created by this treaty। यानी जो रोम की संधि है, ये 2 क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन बना देता है यूरोपियन यूनियन को सफल बनाने में। यानी यूरोपियन यूनियन का जो विजन था कि एक कॉमन मार्केट बनाया जाएगा, उस कॉमन मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। एक का नाम था यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन और एक का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। एक का नाम था यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन और एक का नाम था ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। अच्छा, जो ईईसी था इसको यूरेटम भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? यूरेटम भी कहा जाता था। इसका मेन काम था कि एटॉमिक एनर्जी यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और रैपिड यानी जोरदार तरीके से अगर हम उद्योग का अगर विकास करना चाहते हैं तो उतना अनुपात में हमारे पास एनर्जी भी होना चाहिए ताकि उस कल कारखाना को खोला जा सके, है ना। खाली खोल देने से थोड़ी होगा, आपको तो एनर्जी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तब तो जाके कोई भी मशीन फैक्ट्री में चलेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी तो होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए मटेरियल तो होना चाहिए, एनर्जी तो होना चाहिए, वही है एटॉमिक। और दूसरा बोला गया ईईसी। ईईसी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यानी पूरे देश पूरे यूरोप में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाया जाए, यानी पूरे यूरोप के देशों को आर्थिक रूप से जो है जोड़ दिया जाए, एक कॉमन मार्केट बनाया जाए जहां पे सभी यूरोप देश के व्यापारी आसानी से किसी दूसरे देश में व्यापार करे बिना किसी तरीके का पाबंदी, पासपोर्ट का
झमेला खत्म करके, बॉर्डर का बैरियर खत्म करके बॉर्डरलेस ट्रेड हो विद इन द यूरोप। पूरे यूरोप महादेश में जितने भी देश आते हैं सभी देश आराम से अपना व्यापार व्यवसाय करे बिना बॉर्डर का झमेला किए, यानी बॉर्डरलेस ट्रेड एंड बॉर्डरलेस इकोनॉमिक ट्रेड। सो ईईसी जो है ये सामने आता है। बाद में ईईसी को जो है यूरोपियन ईसी भी कहा गया, यानी यूरोपियन कम्युनिटी, लेकिन कई बार जो है इसको ईईसी के नाम से ही जाना जाता है। बाद के समय में क्या होता है, 1957 के बाद एक और ट्रीटी होता है, राइट। यूरोपियन इकोनॉमी को, यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए एक और ट्रीटी होता है, और वो ट्रीटी क्या है, उस ट्रीटी को कहा जाता है 1986 में। 1986 में एक ट्रीटी होता है जिसको कहा जाता है, ये जो ट्रीटी ऑफ रोम है 1957 को, इसको री अमेंडमेंट किया गया, यानी ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम ये जो री अमेंडमेंट किया गया किसको, ट्रीटी ऑफ रोम को। और 1986 में फिर ये जो 1986 में जो नया रोम का संधि किया गया, यानी जो रिन्यूअल किया गया, इसमें क्या किया गया, दो तीन बहुत अहम बात कहा गया। क्या बात कहा गया, इसमें बात किया गया ट्रीटी ऑफ रोम में कि भाई हम लोग क्या करेंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन ये लोग और बनाया। एक का नाम है यूरोपियन पार्लियामेंट और एक का नाम है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी एक बनाया यूरोपियन पार्लियामेंट जहां पे दुनिया के सारे, मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं वो सभी देश के जो पॉलिटिशियंस है और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य बन जाए, जिससे यहां पे एक कॉमन लॉ बनाया जा सकता है यूरोपियन यूनियन को चलाने के लिए। जैसे अपने देश को चलाने के लिए एक पार्लियामेंट होता है जो कानून बनाता है, तो ये बोला गया कि ये तो पूरा यूरोप के लिए कानून बनाना होगा, तो उसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट 1986 में क्या किया गया, बनाया गया। और बनाया गया कि अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो देखरेख करने का काम कौन करेगा, है ना। कोई विवाद आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन करेगा, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी यूरोप का कोर्ट करेगा। अच्छा, ये जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जो यूएनओ के द्वारा बनाया गया है, उससे भी कई गुना ताकतवर है यूरोप का कोर्ट, जो यूरोपियन यूनियन के फेडरल मैटर्स को क्या करता है, सुलझाता है। यानी यूरोपियन यूनियन में किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी आता है तो वो मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। तो ये सारा चीज क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। यहां पे ही क्या होता है कि तीन और देश क्या होते हैं, इससे जुड़ जाते हैं। इतना होते ही जो है, जब कुछ देश यूरोप के देखने लगते हैं कि भाई ये लोग तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, सबका साथ सबका विकास वाला काम कर रहा है, पूरा यूरोप को एक करना चाह रहा है, कॉमन मार्केट करना चाह रहा है, जिससे कुछ देश को ये भी लगता है कि भाई हमारा इकोनॉमी तो कमजोर है, लेकिन हम इस मार्केट का अगर हिस्सा बन गए, यानी यूरोपियन यूनियन का अगर हम हिस्सा बन गए, तो हमारा भी क्या होगा, हमको भी एक ही दाम में मिल जाएगा, हमको भी कम दाम में मिल जाएगा, और हमारा क्या होगा, हमारा भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। यानी वही बातें, पूरे यूरोप के क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं सबका विकास होगा, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया जा रहा है, जो यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप के देशों के लिए काम करेगा, चाहे कोई वीक इकोनॉमी हो, चाहे किसी का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, सबको एक कॉमन मार्केट दिया जाएगा, कॉमन प्राइस रहेगा। समझ में आ रहा है, सब कुछ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तगड़ा होगा। तो तीन चार देश क्या होता है, इसमें जुड़ जाते हैं। 1973 में इसमें ब्रिटेन मतलब ज्वाइन हो जाता है, फिर उसके बाद 1983 में 1984 में जो है और भी देश पुर्तगाल और स्पेन भी क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरीके से बढ़ के 9 गो हो जाता है, और 9 गो के आगे जो है बाद में क्या होता है, और 3 आकर जुड़ जाते हैं। इससे टोटल क्या होते हैं, सदस्य 12 हो जाते हैं। टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं, 12। यानी इसी
ये जो ईसीएससी था इसका नाम चेंज करके यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल कर दिया गया। तो अब ईईसी का जो मेंबर है वो टोटल 12 हो गया, यानी 12 यूरोप का देश साथ आ गए यूरोपियन यूनियन यानी एक कॉमन मार्केट को जो है बनाने के लिए, है ना, जो हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास का काम करेगा। तो इसी क्षेत्र में क्या होता है कि 1991 में क्या होता है, एक संधि होता है। इस संधि का नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। क्या नाम है? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। इस संधि को कहते हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। 1991 में एक संधि होता है, इस संधि का नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। और ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या करता है, यहां से ही शुरू होता है यूरोपियन यूनियन का नींव तो इधर से रखाया गया, ईसीएससी बना, लेकिन पूरा यूरोपियन यूनियन बनकर कब तैयार हुआ? इसी संधि के द्वारा। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा संधि के द्वारा यूरोपियन यूनियन का निर्माण कंप्लीट हुआ। तो ये हुआ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1991 में, जहां पे 12 देश यानी 12 देश जो है इसमें शामिल हुए और 12 देश क्या किए, नाम चेंज करना चाहते थे कि यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल का यानी ईसीएससी का नाम चेंज करके ये लोग कहें कि यूरोपियन यूनियन कर दो। क्या कर दो? यूरोपियन यूनियन। ये एक सेकुलर नाम है जो पूरे यूरोप के लिए काम करेगा, यूरोपियन यूनियन। क्योंकि पहले 3 देश से शुरू हुआ था, 12 देश हो गया है ना, उसके बाद भी बढ़ते बढ़ते गया। तो बोला गया भाई एक पूरा यूरोपियन यूनियन नाम रखो जो पूरे यूरोप के देशों के लिए काम करेगा। क्योंकि हम लोग तो सोचे हैं वैसा ही कि पूरा यूरोप का एक ही मार्केट होगा और एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूरोपियन यूनियन। सिंगल मार्केट, सिंगल करेंसी, ये तमाम चीज होगा। अब देखो ये जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है, यहीं पे क्या किया गया, यूरोपियन यूनियन को बनाया गया और जो पहले नाम था ईसीएससी, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, यूरोपियन यूनियन। और ये हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम रखे हैं यूरोपियन यूनियन। तो कैसे समझ में आया? यूरोपियन यूनियन 1991 के मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो कि डच में हुआ था, जहां पे 12 देश जो है शामिल थे और 12 देश आपस में बात करके वो क्या करते हैं, इस संगठन का नाम एक चेंज करके पहले वाले से एक नया नाम देते हैं, यूरोपियन यूनियन। अब ये जो यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार होता है, हालांकि इसको बनने में 2 साल लग जाता है। 1993 में क्या होता है, यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार होता है। संधि होता है 1991 में, लेकिन 12 देश का जो नेशनल पार्लियामेंट है, मतलब उनके देश का जो पार्लियामेंट है, उनसे पास करवाते करवाते जो है 2 साल लग गया। इसीलिए 1993 में यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार हुआ। अब बात आता है कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है एक काम किया कि ईसीएससी का नाम यूरोपियन यूनियन कर दिया, पहले जो इसका नाम था उससे एक नया नाम दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये 3 बात कहा। पहला बोला कॉमन मार्केट तैयार किया जाएगा। दूसरा बोला कॉमन करेंसी का निर्माण किया, यानी एक मार्केट रहेगा पूरे यूरोप का, एक ही मार्केट रहेगा और कोई भी मार्केट में आने के लिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए, घूमने के लिए, व्यापार करने के लिए, यूरोप के किसी भी देश में घूमने और व्यापार करने के लिए यूरोप वासियों को एक ही करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पूरे यूरोप में कहीं भी। यानी ब्रिटेन वाला जो है जर्मनी जाएगा एक ही करेंसी लेकर, है ना, उधर फ्रांस वाला कहीं दूसरा जगह जाएगा एक ही करेंसी रहेगा तो हो जाएगा। जैसे हमारा इंडिया है रुपीस चलता है, कहीं बाहर जाएंगे तो डॉलर चलेगा, तो हमको तो कन्वर्ट करवाना पड़ता है बार बार, है ना। लेकिन यूरोप के देश में, यूरोप में ही घूमने के लिए तुमको बार बार क्या बोला यहाँ पे, यूरोपियन मार्केट कॉमन मार्केट होगा, कॉमन करेंसी होगा। और कौन सा कॉमन करेंसी है? यूरोप का यूरो। कौन सा करेंसी है? यूरो वहां का यूरोपियन यूनियन का एक करेंसी है जो पूरे यूरोप में जो है काम करता है ना। आपको अपना करेंसी को कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक करेंसी है, पूरे यूरोप में चलेगा। समझ में आया? और तीसरा बात किया गया कॉमन पासपोर्ट यानी सिंगल पासपोर्ट,
यानी आपको किसी यूरोप के देश में अगर घूमना है तो आपको उस देश का बार बार पासपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक वो पासपोर्ट लो यूरोपियन यूनियन का, आप पूरे यूरोप के जितने भी देश है उसमें घूम सकते हो। समझ में आया? अब बात आता है कि यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार हुआ 1993 में। उसके बाद जो है 1995 में एक और ट्रीटी होता है, यूरोपियन यूनियन को जो है यूरोपियन यूनियन को और इफेक्टिव तरीके से और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, राइट, और दुनिया में ये ताकतवर तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर पाए, इसके लिए 1995 में एक और क्या होता है, संधि होता है। अब इस संधि को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इस संधि को हम लोग बता रहे हैं, इस संधि को जो है हम लोग 1995 में सेचगन ट्रीटी होता है। क्या होता है? सेचगन, SCHENGN, सेचगन ट्रीटी होता है। अब ये ट्रीटी क्या करता है? सेचगन ट्रीटी 1995 में क्या करता है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, दो ऑर्गेनाइजेशन को शक्तिशाली बना देता है। यानी दो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, बहुत ज्यादा पावर देता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट और एक को कहा जाता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक और काम क्या किया, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिया यानी बल दिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी सभी यूरोप के देश जो है आपस में एक साथ व्यापार करे, समान रूप से व्यापार करे और एक ही कॉमन पासपोर्ट, कॉमन करेंसी को जो है पूरे यूरोप में जो है क्या किया गया, इंश्योर करवाया गया, ताकि अच्छे तरीके से यूरोप के सारे लोग जो है इस कॉमन मार्केट का फायदा उठाए, राइट, और एक ही करेंसी, एक ही पासपोर्ट के जरिए पूरे यूरोप में क्या करे, व्यापार करे, व्यवसाय करे, घूमे फिरे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और यूरोप का सपना भी पूरा होते हुआ। 2007 में एक और संधि हुआ, 2007 में एक और संधि हुआ, जिस संधि का नाम है लिस्बन ट्रीटी। क्या नाम है? लिस्बन ट्रीटी। ये पुर्तगाल में हुआ और ये 2007 में हुआ, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुआ? 2009 में। 2007 में हुआ लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुआ? 2009 में इंप्लीमेंट हुआ। इसमें भी बोला गया कि यूरोपियन यूनियन को इसका 2000 लिस्बन ट्रीटी आने का मेन मकसद था, 2007 में जो लिस्बन ट्रीटी आया उसका आने का मेन मकसद था कि भाई जो भी करेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी वर्तमान जो कुछ भी वैश्विक स्तर पे और यूरोप के देशों में जो कुछ भी अप्स डाउन आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए और यूरोपियन यूनियन को उन समस्याओं में भी जो है एक क्या किया जाए, स्टेबल और एक इंश्योर किया जाए। तो इसको लेकर क्या किया गया, ये क्यों हुआ ना, क्योंकि 2008 में क्या होता है ना, 2008 में होता यह है कि अमेरिका में ग्रेट रिप्रेशन आ जाता है ना, मंदी आ जाता है, आर्थिक मंदी आ जाता है। समझ में आया? बहुत सारा चेंजेस, उथल पुथल देखने को मिलता है ना। तो इन सारे चीज को, और दूसरा बात है एक और यहाँ पे बनाया गया लिस्बन ट्रीटी के द्वारा, इसको कहा जाता है यूरोपियन पुलिस एजेंसी। एक कॉमन पुलिस बनाया गया जिसको कहते हैं यूरोपियन पुलिस। उसका काम ये होगा कि पूरे यूरोप के मार्केट का देखरेख करना कि कहीं पे अनफेयर तरीके से तो कोई ट्रेड नहीं हो रहा है ना, एक ही पैसा, एक ही यूनिलेटरल, मतलब एक ही रेट फिक्स किया गया है, कहीं उस रेट के अगेंस्ट या कम या बढ़ाकर तो कोई बेच नहीं रहा है ना। ये यूरोपियन पुलिस एजेंसी बनाया गया, इसका काम था देखरेख करना मार्केट पे, और सारा और भी एक काम था कि कुछ भी जो ट्रैफिकिंग है, अनफेयर ट्रेड है, ड्रग्स है सप्लाई, इन तमाम चीज को भी तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कॉमन मार्केट है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यूरोपियन पुलिस को बनाया गया ताकि ये देखरेख करेगा। और उसके बाद क्या हुआ, देखते 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 28 देश जो है यूरोपियन यूनियन में हो गए। लेकिन हुआ ये 2016 में। लेकिन 2016 में क्या होता है, देखिए यहां पे बता रहे हैं कि 2016 में क्या होता है। 2016 में क्या होता है कि एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जिसका नाम था यूके, ब्रिटेन,
उस समय की जो वहां की क्वीन थी, यानी कि जो वहां की, मतलब सॉरी क्वीन बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर जो थी, उनका कहना था कि भाई उनके देश के लोग जो है यूरोपियन यूनियन के में रहने से जो है इनकार कर रहे हैं। वो एक रेफरेंडम करवाई, पीपल रेफरेंडम, पीपल वोट करवाई कि क्या यूके को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए कि उससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो 51% से ज्यादा लोग बोला कि यूरोपियन यूनियन से उसको लेफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो कॉमन करेंसी है और कॉमन पासपोर्ट है, इससे यूके का जो मार्केट है वो कोलैप्स हो रहा है, और मार्केट का क्या हो रहा है, और यूरोपियन बिजनेसमैन का इससे नुकसान हो रहा है। तो इसी कहे हुए चीज पे क्या करता है यूके जो है, लेफ्ट कर जाता है, और यूके क्या करता है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाता है। हाँ, लेफ्ट कर जाता है। इसी घटना को कहा जाता है ब्रेक्सिट। क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ब्रेक्सिट, इसी को कहा जाता है ब्रेक्सिट। कि जब यूरोप क्या होता है, यूरोपियन यूनियन से जब इंग्लैंड 2016 में अपने आप को अलग कर लेता है, तो इसी घटना को ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है। और ये उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनसे ये अलग होता है यूरोपियन यूनियन, उनका क्या नाम था, उनका देख लेना, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ब्रेक्सिट जो है यहाँ पे हुआ, और 2017 में क्या होता है, लीगल काम पूरा हुआ और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट हो गया। हालांकि एट प्रेजेंट टोटल इसके कितने मेंबर है यूरोपियन यूनियन में, 27। कितना है, 27। दूसरा, ये जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स। क्या यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सारे देश यूरोपियन यूनियन के साथ है, नो, आंसर इज नो। लेकिन ज्यादातर देश जो है इस यूरोपियन यूनियन का अभी भी मेंबर है, और ये यूरोपियन यूनियन अभी भी काम कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, राइट, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी है आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमन करेंसी, कॉमन पासपोर्ट है ना, कॉमन इकोनॉमिक प्रोग्राम है ना, सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन तरीके से दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम और इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट का काम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वह यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के तुलना में कोई नहीं है, सार्क, आसियान, ये सब कोई नहीं है। ये बड़ा सिंपल है, स्मूथ है, और काफी ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। कहा जाता है पीपीपी में, पीपीपी इसका मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी में, ये सबसे ज्यादा क्या है, आगे, मतलब सबसे बेहतरीन, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे ज्यादा 20% से भी ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो यूरोपियन यूनियन से होता है, और एक्सपोर्ट में तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया को बेचता है, चाइना को बेचता है, जापान को बेचता है, सबको बेचता है। और इंपोर्ट में भी जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यानी खरीदता भी है दुनिया से। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन जो है एक एक वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और जो है क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो है उन तक भी जो है हमारा ये जो एक छोटा सा प्रयास है, ताकि उनका एचएस में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, ये हो पाए। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।